नमस्कार ऑल ऑफ यू। आज जो है आपको जीव विज्ञान अध्याय 5 पढ़ाया जाएगा। इससे पीछे जो है अध्याय 4 तक आपको पढ़ा दिया गया है। आज कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 5 शुरू करेंगे, वंशागत और विविधता के सिद्धांत। तो वीडियो को देखने से पहले जो है आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है हर वीडियो लेक्चर को मैं जब अपलोड करूं तो आपको मिल सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक नया अध्याय जीव विज्ञान का अध्याय 5 वंशागत और विविधता के सिद्धांत। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको मेंडल के वंशागत के नियम समझाए जाएंगे। मेंडल के वंशागत के कौन कौन से नियम हैं इसके बारे में, एक जीन की वंशागत के बारे में, दो जीनों की वंशागत के बारे में, लिंग निर्धारण के बारे में, उत्परिवर्तन और लास्ट में आपको बताया जाएगा आनुवांशिक विकार के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है इस चैप्टर के कुछ परिचय के बारे में हम जानते हैं कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, किन चीज़ों के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ना है, इस 5वें चैप्टर के आपको 6 टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है मेंडल के वंशागत के नियम। इसको स्टार्ट करने से पहले जो है हम कुछ वंशागत और विविधता के सिद्धांत के बारे में कुछ परिचय जानते हैं। ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपने कभी यह विचार किया है, यह सोचा है कि हाथी जो है हमेशा क्यों जो है शिशु हाथी को ही जन्म देता है। हाथी जो है हमेशा एक छोटे से बच्चे जो हाथी की ही है, हाथी की तरह है, तो क्यों जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं। ठीक है, कि हाथी हमेशा शिशु हाथी को ही जन्म देता है, किसी अन्य जानवर को क्यों नहीं। या फिर आम के बीज से आम का पौधा ही उगता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं। ठीक है, तो यह कुछ क्वेश्चंस हैं, इन पर आप विचार कीजिए। ठीक है, अगर नहीं विचार किए हों तो इनको विचार कीजिए कि हाथी जो है हमें हमेशा जो है शिशु हाथी को ही क्यों जन्म देता है, किसी दूसरे जानवर को क्यों नहीं। और आम का जो पौधा है, ठीक है, आम के बीज से हमेशा जो है आम का ही पौधा उगता है, कोई अन्य पौधे का क्यों नहीं। ठीक है, तो इन प्रश्नों का जवाब जो है इस चैप्टर में आपको मिलेगा। और देखें आगे, माना कि संतति अपने जनकों से मिलती जुलती हैं। ठीक है, जो संतानें होती हैं वह जो हैं अपने माता पिता से मिलती जुलती हैं। संतति अपने जनकों से मिलती जुलती हैं, पर क्या वह उनसे बिल्कुल ही अभिन्न होती हैं। संतान जो होती हैं वह अपने जनकों से अर्थात माता पिता से मिलती हैं, तो क्या वह उनसे बिल्कुल अभिन्न होती हैं। क्या जो संतान है वह माता पिता से एकदम अलग होता है, या उनके लक्षणों में कुछ भिन्नता दिखती है। ठीक है, या फिर उनके लक्षण जो हैं कुछ जो हैं माता पिता से अलग होते हैं। ठीक है, या फिर बिल्कुल अलग होते हैं, या फिर कुछ लक्षण जो हैं माता पिता से अलग होते हैं। क्या तुमने कभी आश्चर्य किया है कि सहोदर कभी एक जैसे दिखते हैं या फिर कभी अलग अलग क्यों दिखते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। जैसे अभी आपने देखा कि इसमें पूछा जा रहा था कि हाथी जो है हमेशा शिशु हाथी को ही क्यों जन्म देता है, दूसरे जानवर को क्यों नहीं। आम का बीज जो है हमेशा आम के ही पौधा क्यों तैयार करता है, कोई अन्य पौधा क्यों नहीं। ठीक है, जो संतान उत्पन्न होती हैं वह अपने माता पिता से मिलती हैं, क्या वो बिल्कुल माता पिता से अलग होती हैं, या उनके कुछ लक्षण जो हैं माता पिता से अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चंस हैं। क्या तुमने कभी आश्चर्य किया है कि सहोदर मतलब जुड़वा, ठीक है, एक ही पेट से पैदा होने वाले बच्चे, जुड़वा बच्चे कभी एक जैसे दिखते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं, या फिर दोनों जुड़वा बच्चे
अलग अलग क्यों दिखते हैं। ठीक है, तो यह सारी प्रश्न हैं जिनके बारे में आपको आंसर चाहिए। तो जीव विज्ञान की इस शाखा, ठीक है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत इन प्रश्नों का आंसर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, आनुवांशिक विज्ञान कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। जीव विज्ञान की एक शाखा आनुवंशिकी अर्थात आनुवंशिक विज्ञान ऐसे तथा इनसे संबंधित अनेक प्रश्नों पर विचार करती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जीव विज्ञान की एक शाखा है आनुवंशिकी, जिसे आनुवंशिक विज्ञान कहेंगे। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन तरह के क्वेश्चंस को या इनसे मिलते जुलते प्रश्नों को आंसर जो है हमें जीव विज्ञान के आनुवंशिकी शाखा से मिलती है। इस शाखा में वंशागत और विविधता दोनों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो इस शाखा में जो है आपको वंशागत के बारे में ही बताया जाएगा। जो माता पिता के लक्षण बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं उनके बारे में भी बताया जाएगा, वंशागत के बारे में, और विविधता के बारे में भी बताया जाएगा कि क्या उनमें डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। ठीक है, विविधता के बारे में। तो इस शाखा में वंशागत और विविधता दोनों का अध्ययन होता है। अर्थात यह विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। ठीक है, तो आनुवंशिकी में अर्थात आनुवंशिक विज्ञान में यह विचार किया जाएगा कि जनक और संतान, ठीक है, माता पिता और संतति अर्थात संतान के लक्षणों में क्यों समानता होती है और क्यों असमानता होती है। कुछ लक्षण क्यों समान होते हैं और क्यों असमान होते हैं। इन प्रश्नों की जो है, ठीक है, इन चीज़ों का विचार जो है आनुवंशिक विज्ञान में किया जाता है। वंशागत आनुवंशिकी का आधार होता है। ठीक है, तो यह जो वंशागत है, ठीक है, जो माता पिता के लक्षण बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, यही क्या होता है, यही आनुवंशिकी का क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है। वंशागत आनुवंशिकी का आधार है। ठीक है, वंशागत क्या होता है, वंशागत वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं। वंशागत क्या होता है, वंशागत वो एक प्रक्रिया है, वंशागत एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रम है जिससे लक्षण जो होते हैं वह माता पिता से संतान में जाते हैं। ठीक है, वंशागत वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से अर्थात माता पिता से संतति में जाते हैं, संतानों में जाते हैं। तथा विविधता क्या होती है, विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। विविधता क्या होती है, ठीक है, यह जनक और संतान के लक्षणों में असमानता की अवस्था है। जो संतान और जनक के लक्षणों में जो असमानता दिखाई दे रही है वह क्या है, विविधता है। ठीक है, तो आपने देखा कि वंशागत क्या होती है और विविधता क्या होती है। वंशागत क्या है, वंशागत वह प्रक्रम है जिससे लक्षण जनक से संतति में जाते हैं, तथा विविधता जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था है। ठीक है, अब आगे देखें। मानव को 8000 से 10,000, ठीक है, वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मानव जो है वह 8000 से 10,000 वर्ष पहले ईसा पूर्व पहले जो है यह मानव को अंदाज़ा लग चुका था, यह ज्ञान हो चुका था कि जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो माता पिता से अलग लक्षण संतान दिखा रहे हैं, जो विविधता शो हो रही है, वो विविधता का क्या कारण है। ठीक है, तो मानव जो है 10,000 वर्ष ईसा पूर्व भी यह जान चुका था कि जो विविधता का कारण है वो क्या है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। विविधता का कारण किस में छिपा हुआ है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। ठीक है, उसने पादपों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मनुष्य थे, मानव थे, वह उनको यह ज्ञात हो चुका था कि जो विविधता है उसका कारण किसमें है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपी हुई है। ठीक है, तो यह जानने के बाद उन्होंने जो है पादप और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया। जो पादप और प्रकृति में, ठीक है, जंतुओं में
पादप में और जंतुओं में जो प्रकृति में विविधता है उसका उन्होंने यूज किया, उसका उन्होंने अपने फायदे के लिए यूज किया। लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को उन्होंने चुना और फिर चुनकर उनका क्या कराया, लैंगिक प्रजनन करवाया और उनसे इच्छित लक्षणों वाले जीव प्राप्त किए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मानव जो है पौधों पर भी अपने इच्छा अनुसार जो जिस तरह का पौधा तैयार करना चाहते थे उस तरह के पौधों को उन्होंने आपस में लैंगिक जनन करा के अपने इच्छा अनुसार पौधा तैयार किया। उसी तरह जंतुओं में भी अपने इच्छा के अनुसार लक्षण वाले जीवों को चुनकर प्रजनन कराया और अपने इच्छित लक्षण वाले जीव को उन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, तो मानव को 8000 से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व यह ज्ञान हो चुका था कि विविधता का कारण लैंगिक जनन की प्रक्रिया में छिपा हुआ है। ठीक, उसने पादपों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित जीव विविधता का लाभ उठाया। ठीक है, पौधे और जंतु जो अलग अलग तरह के पौधे हैं, अलग अलग तरह के जंतु हैं, उसकी विविधता का मानव ने क्या किया, यूज किया, लाभ उठाया और लाभदायक लक्षण वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन करवाया तथा उनसे इच्छित अपनी इच्छा के लिए इच्छित लक्षणों वाले जीव प्राप्त किए। उदाहरण देखिए कैसे, उदाहरण देखें, पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन द्वारा, ठीक है, जो अच्छे अच्छे किस्म की पुरानी जंगली गायें थीं उनको उन्होंने चुना और उनका क्या किया, जनन करवाया। कृत्रिम चयन पहले किया, उसके बाद उनका आपस में लैंगिक जनन किया। ठीक है, तो पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन और उनको पालतू बनाकर, ठीक है, तो जंगली गायों को कृत्रिम चयन करके उनको पालतू बनाकर हमने आज उच्च भारतीय किस्म प्राप्त कर ली है। ठीक है, तो जो जंगली गाय थी उसको अपने इच्छा अनुसार जो है उन्होंने चयन किया और उससे जो है आज जो है उच्च भारतीय किस्म प्राप्त कर ली हैं, जैसे पंजाब की साहिवाल गायें। तो पंजाब की जो साहिवाल गायें हैं वह कैसे तैयार हुई हैं, वह जंगली गायों से ही तैयार हुई हैं। ठीक है, हमें मानना पड़ता है कि भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागत और विविधता का ज्ञान था, ठीक है, भले ही हमारे पूर्वजों को लक्षणों की वंशागत और विविधता का ज्ञान था, किंतु उनको इन घटनाओं के वैज्ञानिक आधार के विषय में बहुत कम जानकारी थी। ठीक है, तो उनको लक्षणों की वंशागत और विविधता के बारे में जानकारी थी, लेकिन इन घटनाओं का वैज्ञानिक आधार क्या है इसके विषय में उनको बहुत कम जानकारी थी। ठीक है, तो आपने देखा कि 8000 से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व भी मानव जो हैं अपनी इच्छा अनुसार जो है चयन करते थे। जैसे जंगली गायों का चयन करके उन्होंने पंजाब के साहिवाल गायें तैयार की हैं, लेकिन वह जो है इसके पीछे के घटनाओं को वैज्ञानिक आधार के विषय में उनको जानकारी बहुत कम थी, फिर भी उन्होंने इसका यूज किया था। चलिए, तो यह देखा आपने परिचय के बारे में। अब आइए शुरू करते हैं अध्याय 5 का पहला टॉपिक, मेंडल के वंशागत के नियम। ठीक है, मेंडल ने वंशागत के कौन कौन से नियम दिए थे इसके बारे में अब आप पढ़ेंगे। ठीक है, क्लास 10 में भी आपको इसके बारे में पढ़ाया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको विस्तृत पढ़ाया जाएगा, तो ध्यान दीजिए। 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। तो आप देख रहे हैं कि आनुवंशिकता क्या होती है, कैसे होती है, इसके बारे में जो है 18वीं सदी तक विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन जो है 19वीं सदी के प्रारंभ में भी कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन जो 19वीं सदी का जो मध्य है, ठीक है, तो 19वीं सदी के मध्य के वर्ष में ही आनुवंशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो चुकी थी। 19वीं सदी के मध्य के वर्ष में ही लोग जो है आनुवंशिकता को समझने लगे थे। ठीक है, उस पर उन्होंने अध्ययन करना शुरू कर दिया था। ठीक है,
तो 19वीं सदी के मध्य के वर्षों में ही आनुवांशिकता को समझने के संबंध में प्रगति हो सकी। ठीक है, किसके कारण? देखें, वैज्ञानिक ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों में, मेंडल ने क्या किया, कौन सा मटर का पौधा लिया? उद्यान मटर, जो बागीचों में उगाया जाता है, उद्यान मटर। ठीक है, ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग किए। ठीक है, तो मेंडल ने 1856 से लेकर 1863 तक, 1856 से लेकर 1863 तक उन्होंने उद्यान मटर के पौधों को लेकर 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किए। ठीक है, तो उन्होंने अपने बागीचे में, ठीक है, वह एक पादरी थे। ठीक है, तो वहाँ पे बागीचा था उनके गिरजाघर के पास, तो वहीं पे जो है वह मटर का पौधा लगाते थे और 7 वर्षों तक लगातार जो है उस पे उन्होंने संकरण प्रयोग किए और उसका जो भी निष्कर्ष मिलता था उसको वह नोट करते थे। ठीक है, तो ग्रेगर मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्षों तक अर्थात 1856 से लेकर 1863 तक संकरण के प्रयोग किए तथा उनके आधार पर जीवों के वंशागत नियम को प्रस्तावित किया। तो 7 वर्षों तक जो उन्होंने प्रयोग किया संकरण का, उसके आधार पर, उसके बेस पर उन्होंने जीवों के वंशागत नियम को प्रस्तावित किया। ठीक है, तो जो भी आप देख रहे हैं कि जीवों की वंशागत नियम जो है वह उद्यान मटर के पौधों में 7 वर्षों तक संकरण के प्रयोग के नतीजे हैं। उसी आधार पर उन्होंने जीवों के वंशागत नियम को प्रस्तावित किया। ठीक है, तो इसको उन्होंने किस आधार पर दिया? ठीक है, तो पहली बार जो है जीव विज्ञान में सांख्यिकीय विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का यूज हुआ था। ठीक है, जीव विज्ञान में पहली बार जो है सांख्यिकीय विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जीव विज्ञान में पहली बार गणित का उपयोग, तर्कशास्त्र, सांख्यिकीय विश्लेषण का उपयोग जो है मेंडल के द्वारा ही किया गया था। सांख्यिकीय विश्लेषणों और गणितीय तर्कशास्त्र का जीव विज्ञान की समस्याओं के समाधान हेतु प्रथम उपयोग भी मेंडल द्वारा वंशागत अन्वेषणों के दौरान ही किया गया। ठीक है, उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। ठीक है, जो प्रयोग कर रहे थे उसमें नमूनों की क्या थी? एक विशाल संख्या थी। ठीक है, उस विशाल संख्या के कारण जो है और उनके आंकड़ों के कारण ही जो है वह विश्वसनीय हो सका, उसमें गलतियां नहीं हो पाई, वह रिजल्ट दे सकी। ठीक है, तो उनके प्रयोगों में नमूनों की विशाल संख्या ने उनके आंकड़ों को विश्वसनीयता प्रदान की। साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग, ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने लगातार जो है, जो जिस पौधे को उन्होंने चुना था, उद्यान मटर को उन्होंने चुना था, लगातार जो है उस पर वह प्रयोग कर रहे थे। उत्तरोत्तर पीढ़ियों तक, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में लगातार जो है वह प्रयोग कर रहे थे। साथ ही उन्होंने परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागत नियम की व्यापकता थी और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। तो मेंडल के जो नियम थे वह एक अपुष्ट विचार नहीं थे। ठीक है, वह एक जो है प्रयोग था, एक अनुवंशिकी का यूज उसमें किया गया था, एक पैटर्न के आधार पर चल रहे थे, लगातार जो है, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक्सपेरिमेंट हो रहा था, कहीं पर भी गलती की संभावना न के बराबर थी। ठीक है, तो इसीलिए जो है उसमें गलती नहीं हुआ। तो
साथ ही उनके परीक्षाधीन पौधों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों पर किए गए प्रयोग तथा उनके सफल निष्कर्षों ने सिद्ध किया कि मेंडल के वंशागत नियम की व्यापकता थी। मेंडल के जो वंशागत नियम थे वो क्या थे? व्यापक थे, व्यापकता थी, और वे केवल अपुष्ट विचार नहीं थे। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे। मेंडल ने मटर के किन लक्षणों को चुना? मेंडल ने मटर पौधों के उन लक्षणों को चुना जो सर्वथा क्या थे? विपरीतार्थ थे, विपरीत थे, एक दूसरे के अपोजिट थे। मेंडल ने मटर के उन पौधे के उन्हीं लक्षणों पर विचार किया। ठीक है, जैसे लंबे, ठीक है, अगर हम लंबाई, एक लंबा पौधा तो उसका विपरीत क्या होगा? बौना पौधा। ठीक है, एक पीला बीज तो उसका विपरीत उन्होंने हरे बीज को लिया। तो इस तरह से जो उन्होंने मटर के पौधे में लक्षण को चुना तो वह सर्वथा क्या थे? विपरीत थे। इसके कारण उसे वंशागत नियमों का आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। ठीक है, इसी कारण जो है उनको जो है वंशागत नियम के आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता मिली। ठीक है, बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया। ठीक है, मेंडल के बाद के जो वैज्ञानिक आए तो मेंडल ने जो नियम दिया था उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे विस्तार दिया जिससे विविध नैसर्गिक घटनाओं, ठीक है, जिससे अलग अलग नई घटनाओं और उनमें निहित जटिलता का स्पष्टीकरण किया जा सका। ठीक है, तो मेंडल ने जो भी अपना नियम दिया था वह एक मजबूत आधार तैयार करके दिया था, इसीलिए जो बाद के वैज्ञानिक थे, ठीक है, उसको आगे बढ़ाएं और तरह तरह के जो नई घटनाएं थीं और उनमें जो जटिलता थी उनका वह स्पष्टीकरण कर सके, स्पष्टीकरण किया जा सका। ठीक है, तो अब देखें मेंडल ने मटर के जो पौधे लिया था उसके विपरीतार्थ लक्षण कौन कौन थे उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। देखें ध्यान से, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के, ठीक है, विपर्यास विशेषकों के साथ जोड़े। ठीक है, तो मेंडल ने जो अध्ययन के लिए मटर का पौधा लिया था उसके विपरीतार्थ वाले लक्षण वाले मटर के पौधे थे और वह 7 जोड़ों का चुनाव किया था जो एक दूसरे के विपरीत थे। देखें ध्यान से, देखें लक्षण, ठीक है, प्रभावी विशेषक जो क्या होता है? प्रभावी लक्षण होता है, प्रभावी विशेषक होता है। अप्रभावी विशेषक जो क्या होता है? अप्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं बीज के आकार का। ठीक है, 7 लक्षण को उन्होंने लिया था, तो पहला है बीज का आकार। तो उसमें बीज के आकार का प्रभावी विशेषक कौन होता है? गोल। ठीक है, और अप्रभावी विशेषक क्या होता है? झुर्रीदार, पिचका हुआ। ठीक है, झुर्रीदार क्या है? अप्रभावी विशेषक है, और गोल क्या है? प्रभावी विशेषक है। तो यह हो गया बीज के आकार के बारे में। दूसरा विपरीतार्थ लक्षण क्या थे? बीज का रंग। तो अगर पीला रंग है तो वह प्रभावी विशेषक है और हरा रंग है तो अप्रभावी विशेषक है। ठीक है, फूल का रंग बैगनी जो है वह प्रभावी विशेषक है और सफ़ेद जो है अप्रभावी विशेषक है। फली का आकार, अगर फूली हुई है फली तो यह प्रभावी विशेषक है और सिकुड़ी हुई है फली तो यह अप्रभावी विशेषक है। ठीक है, फली का रंग अगर हरा है तो वह प्रभावी है, अगर पीला है तो अप्रभावी है। पुष्प की स्थिति, अगर पुष्प जो है अच्छी है, ठीक है, तो प्रभावी लक्षण है, अगर अंत्य है तो अप्रभावी लक्षण है। ठीक, और फिर लास्ट में देखते हैं तने की ऊंचाई। अगर पौधा जो है लंबा है तो यह प्रभावी विशेषक है और पौधा बौना है तो अप्रभावी विशेषक है। तो इस तरह उन्होंने 7 जो है लक्षणों को लिया जिसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों के बारे में उन्होंने चर्चा किया, कौन प्रभावी होंगे और कौन अप्रभावी होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। मेंडल ने अनेक, देखिए ध्यान से, मेंडल ने अनेक
तद्रूप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंश क्रमों को लेकर कृत्रिम परागण पर परागण के प्रयोग किए। ठीक है, तो मेंडल ने अनेक तद्रूप प्रजनन सम, मेंडल ने मटर का पौधा लिया, प्रजनन योग्य मटर का पौधा लिया अलग अलग तरह का, ठीक है, शुद्ध वंश क्रम का पौधा लिया, ठीक है, शुद्ध वंश क्रम का, ठीक है, जो लंबा है तो हमेशा लंबा ही रहे, नाटा है बौना है तो हमेशा बौना ही रहे। ठीक है, तो जो भी उन्होंने मटर का पौधा लिया प्रयोग करने के लिए कृत्रिम परागण या पर परागण के लिए, उन्होंने जो पौधा लिया वो क्या थे, सब शुद्ध वंश क्रम वाले थे। मेंडल ने अनेक तद्रूप प्रजनन सम मटर के शुद्ध वंश क्रमों को लेकर कृत्रिम परागण पर परागण के प्रयोग किए। ठीक है, तद्रूप प्रजनन सम ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप अस्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। ठीक है, तद्रूप प्रजनन सम क्या होता है, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट क्या होता है, तो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक उसमें स्वपरागण ही हो। ठीक है, तद्रूप प्रजनन सम अर्थात ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम क्या होता है, तो तद्रूप प्रजनन सम या ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम वह होता है जो कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप अस्थायी विशेषक प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसमें पर परागण न हो, हमेशा उसमें कई पीढ़ियों तक क्या हो, स्वपरागण ही हो। ठीक है, तो जिसके फलस्वरूप जो अस्थायी विशेषक वह अपने ट्रेड को प्रदर्शित करता है, उसी को क्या कहेंगे, ट्रू ब्रीडिंग कहेंगे। ठीक है, तद्रूप प्रजनन सम कहेंगे, ट्रू ब्रीडिंग वंशक्रम कहेंगे, जो लगातार कई पीढ़ियों तक स्वपरागण के फलस्वरूप अस्थायी विशेषक प्रदर्शित करता हो। मेंडल ने मटर के 14 तद्रूप प्रजननी मटर के किस्मों को छांटा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेंडल ने जो है 14 प्रजननी मटर को चुना जो कैसे थे, तद्रूप थे। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग वाले थे, हमेशा उनमें स्वपरागण होता था और वह अपने ट्रेट को, अपने अस्थायी विशेषक को प्रदर्शित करते थे। उनमें किसी भी तरह का मिक्सिंग नहीं था, वह प्योर थे। ठीक है, शुद्ध थे। मेंडल ने मटर के 14 तद्रूप प्रजननी मटर के किस्मों को छांटा, अर्थात 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया। ठीक है, 7 जोड़े विपरीत लक्षणों को लिया, जिसके बारे में अभी हमने दिखाया है आपको 7 जोड़ों को। इनके अन्य लक्षण समान थे। इनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे चिकने या झुर्रीदार बीज, ठीक है, पीले या हरे बीज, चिकनी या फूली हुई फलियां, हरी या पीली फलियां, लंबे या बौने पौधे। तो इसके बारे में जो है हमने आपको बताया, यह सब क्या थे, ट्रू थे। ठीक है, ट्रू ब्रीडिंग वाले थे। यह 7 उन्होंने जो चुना, यह था 14, 7 जोड़े, यह ट्रू ब्रीडिंग वाले थे, इनमें स्वपरागण होता था और यह अपना प्योर ट्रेड दिखाते थे, प्रदर्शित करते थे। इन्हीं को मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना। ठीक है, अब देखें एक टेबल बना हुआ है, ध्यान दें, तालिका 5.1 मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधों के विपर्यास विशेषक। ठीक है, जो विपर्यास विशेषक हैं वह 7 उन्होंने लिए थे। देखें ध्यान से, लक्षण के आधार पर 7, तने की ऊंचाई, इसमें विशेषक कौन है, लंबा और बौना, फूल का रंग बैगनी सफ़ेद, फूल की स्थिति अच्छी अंत, फली का आकार फूला सिकुड़ा, फली का रंग हरा पीला, बीज का आकार गोल मुरझाया, बीज का रंग पीला हरा। तो यह जो विपर्यास विशेषक हैं, जो पहला वाला है, यह सब क्या है, प्रभावी विशेषक हैं, और यह जो बगल में है वो सब क्या है, अप्रभावी विशेषक हैं। ठीक है, जैसे लंबा क्या है, प्रभावी विशेषक है, और बौना क्या होगा, अप्रभावी विशेषक होगा। तो इस तरह उन्होंने 7 लक्षण वाले पौधों को लिया। ठीक है, अब आपको यह आपकी 5वें अध्याय की पहला जो टॉपिक था, मेंडल के वंशागत के नियम। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले आपको जो है कुछ इसके 7 ठीक है मटर के पौधों के बारे में, जिनमें 14 लक्षण थे, 7 जोड़े तैयार किए गए,
इनके बारे में बताया गया और इनके बेस पे जो है आगे जो है आपको एक जीन वंशागत के बारे में पढ़ना है, जिसको हम अगले वीडियो में आपको चर्चा करेंगे, एक जीन वंशागत के बारे में। ठीक है, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। धन्यवाद।